हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा पॉलिटी का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे, सारे एक्ट्स देखे थे, जो 73 से 1858 तक के सारे एक्ट्स हम लोगों ने देखे थे। ये आज उसका सेकेंड पार्ट रहेगा कि और हम लोग का ये टॉपिक है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कैसे इवॉल्व हुआ, जिसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1906 में द आइडिया वाज इम्प्लिसिट द डिमांड फॉर स्वराज, यानी कि देखिए स्वराज का डिमांड जो है 1906 में कोलकाता सेशन में किया गया था। कोलकाता आईएनसी का सेशन था। आईएनसी का सेशन कोलकाता सेशन था, याद रखिएगा आप लोग। आईएनसी का कोलकाता सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और ये कोलकाता सेशन में फर्स्ट टाइम जो है स्वराज वर्ड का डिमांड किया गया था। और ये जो स्वराज वर्ड है, ये वर्ड किसका दिया गया है, तो ये दयानंद सरस्वती का वर्ड दिया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूंट भारत का एक जो है, हम लोगों ने देखिए 1906 में डिमांड कर लिया स्वराज की। उसके बाद कुछ आफ्टर सम टाइम्स, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले ये कहा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए जो हमारे देश के लिए, हमारे इंडियंस के लिए रूल बना सके। अब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे। ठीक है, और उसके बाद बट ये ऑफिशियली नहीं था, लेकिन 1935 में फर्स्ट टाइम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये आपकी डिमांड कर देती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ये बात आप लोग रखिएगा कि अगर अनऑफिशियली की जाए तो एम एन रॉय ने 1934 में किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड, और ऑफिशियली जो है कांग्रेस ने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब किया था, 1935 में। ओके, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1940 में अगस्त ऑफर के द्वारा, ठीक है, अगस्त ऑफर के बिहाफ पे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। ओके, उसके बाद 1942 में कृष्ण मिशन भारत भेजा गया था अबाउट द की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भारत में लागू किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए या फिर ना बनाना चाहिए। ठीक है, बट याद रखिएगा मुस्लिम लीग जो थे उस टाइम के, हमारे इसका विरोध किए थे 1914 का कृष्ण मिशन का। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जो कि आपके स्कीम रखा गया, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। और वो लेस सेटिस्फाई थे हमारे मुस्लिम लीग उससे लेस सेटिस्फाइड थे। यही कैबिनेट मिशन जो है इलेक्शन कराते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस विनर होती है, और आगे चल के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, मतलब क्या कह सकते हैं आप उसको, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें विनर होती है, और यही आगे चल के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारे टॉपिक्स हैं, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 1947 में 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कराया गया। ठीक है, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था। मेनली कहा जाता है कि हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी पे ही बेस्ड है, ये उसका एक तरीके का गिस्ट है। ओके, उसके बाद ये मोशन हुआ। उसके बाद टोटल आर्टिकल 395 और 8 शेड्यूल के साथ और एक प्रियम्बल के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। ठीक है, अगर हम लोग फिर देखते हैं तो देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूट तो बन गई, अब उसकी मीटिंग होगी। ठीक है, तो पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके हमारे प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे। इसको एक फ्रेंच प्रैक्टिस कहा जाता है, जहाँ पे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उन्हें ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इस वजह से सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बात आप याद रखिएगा, ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और एच सी मुखर्जी एक पर्सन और थे, उनका नाम था वी टी कृष्णामाचारी, उन्हें भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। कृष्णामाचारी मतलब कहा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी
उसके एक प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 13 दिसंबर को मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है। उसके बाद 1947 में 1947 का एक्ट पास होता है, जिसमें कहा गया था कि जून 1948 तक इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जिसमें कि 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल, एक प्रियम्बल था। बट याद रखिएगा दोस्तों, ये अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा ड्राफ्ट कब हुआ था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कब हो गया था, तो आप लोग बताइएगा 26 नवंबर 1949। बट अगर यही पूछा जाए कि इनेक्ट कब हुआ था, अगर ये इनेक्ट की बात करता है, तो ये जो है ना आपका 26 जनवरी 1950 को होता है। इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। और ये क्वेश्चन ये भी कि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया था, कोई और डेट भी क्यों नहीं चुना जा सकता था, तो इसका रीज़न ये था कि 1930 में पूर्ण स्वराज इसी दिन मनाया गया था, मतलब कि सेल्फ रेगुलेशन मनाया गया था आफ्टर द लाहौर सेशन। 1929 के लाहौर सेशन में, जिसकी अध्यक्षता जेल नेहरू कर रहे थे, इन्होंने हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज की मांग की। और रावी नदी के तट पे 1930 में 26 जनवरी 1930 में इंडिया का फ्लैग को होस्ट किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, जो किसके द्वारा, तो जो जेल नेहरू के द्वारा, जो कि जेल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ओके, तो इसके क्या क्या फीचर्स थे। सबसे पहले तो ये कहता है कि इंडिया को एज अ इंडिपेंडेंट सोवर्जिन रिपब्लिक घोषित करो। उसके बाद जो भी इसके ऑल पावर्स है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर्स है, जो भी ये डिसीजन लेगा, जो भी ये करेगा, उसको उसको किसमें, उसको उसके पीपल्स में दिया जाए, ना कि किसी फॉरेनर के हाथ में। उसके बाद इसने जस्टिस की बात की, जो कि जस्टिस कैसी जस्टिस है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, जो कि हमारा पूरा प्रियम्बल इसी के बारे में कहता है। उसके बाद हमारा प्रियम्बल ये भी कहता है इक्वलिटी के बारे में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ को फॉलो करता है। तो इक्वलिटी के बारे में, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड द बिफोर लॉ, ओके। उसके बाद उन्होंने कहा था फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। उसके बाद एडुकेट सेफगार्ड ऑफ द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड द ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद उन्होंने कहा था प्रमोशन एंड द पीस एंड वेलफेयर, ओके। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया था। आप लोग ये सॉरी दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को ही पास किया, सॉरी 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया था सॉरी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे ही बेस्ड है, ओके। क्योंकि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की काफ़ी झलक हम लोगों को दिखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोग अगर जस्टिस की बात करें और हम इक्वलिटी की बात करें, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, सारा इसी के बारे में बात करता है। फ्रीडम भी हमारे उसमें इंक्लूड हो जाता है। और ये सारा जो है पीस एंड वेलफेयर हमारा, जो कि आपका डायरेक्टिव्स है हमारा। उसके बाद फिर हम लोग इंडिया को एक सोवर्जिन रिपब्लिक बनाते हैं, और इंडिया को ये भी कहते हैं कि इसकी सारी पावर जो है वो किस में, पीपल में डिवाइडेड है। अगर हम लोग देखें कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो देखिए टोटल स्ट्रेंथ था 389, जिसमें कि 296 जो थे ब्रिटिश इंडिया को और 93 जो थे प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट किए गए थे, ठीक है। इस पर इलेक्शन होना था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी आया था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसके बाद मुस्लिम लीग को, ओके। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, और इसमें से एक आप बात समझ लीजिएगा, ये जो था ना, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, इसमें सभी सेक्ट के लोग, यानी कि सभी सेक्शन के लोग यहाँ पे शामिल थे। मतलब इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सारे लोग इसमें शामिल थे। ऐसा कभी कभी पूछ सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है एक मास था, मतलब कि इसमें ऑल रिलीजन शामिल थे, तो हाँ बिल्कुल इसमें सभी रिलीजन शामिल थे। और एक बात याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कमेटियाँ थी,
जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चुनाव जीत लिया तो उसके बाद उन्होंने सबको कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो दे दिए, ठीक है। जैसे कि यूनियन पावर मिनिस्टर की कमेटी जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है सरदार पटेल कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी के हेड थे सरदार पटेल, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के थे आपके राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के थे ये। आप बाकी देखिए दोस्तों, ये थे हमारे कुछ मेजर कमिटीज और कुछ तो उसमें माइनर कमिटीज, जैसे कि आपके फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी हो गया, लिंग्विस्टिक एंड प्रोविंशियल कमेटी हो गई, जिसके इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कमेटी थे, ठीक है। और अगर हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में पूछते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए भीमराव अम्बेडकर तो इसके आपके क्या कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे, अम्बेडकर, ठीक है। और उसके बाद NG अयंगर थे, AK अय्यर थे, डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, MD सादुल्ला थे, NM रॉय थे जो कि BL मित्तल के जगह पे आए थे, और TT कृष्णमाचारी थे जो कि DP खैतान के जगह पे आए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग एडवाइजरी कमेटी के आपको देखते हैं, तो देखिए इसमें एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी बहुत सारे जो है ना कमिटीज़ थे, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स कमेटी थे, इसके हेड कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर माइनॉरिटीज़ कमेटी के हेड कौन थे, तो HC मुखर्जी थे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया असम को एक्सक्लूड करके उसके कमेटी के हेड थे, तो JD बारदोलाई थे। उसके बाद एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एरिया अदर देन असम के थे AB ठक्कर, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो वो हमारा प्रियम्बल है। देखिए प्रियम्बल ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट है, यानी कि समरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। तो हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर democratic republic and to secure all its citizen justice, social and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly 26th day of November, ठीक है, ये कहता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये क्या क्या बताता है कि हमारा सबसे पहले कि सोर्स क्या है और हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, ये प्रियम्बल हमें ये बताता है। अगर हम लोग नेचर की बात करें तो सबसे पहले बात वो कहता है कि इंडिया स्टेट जो कैसा है, सोवर्जिन है। सोवर्जिन का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट, फ्री, मतलब इस पर कोई भी अनदर प्रेशर इसके अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे कि मतलब ये अपने रूल खुद बना सकता है, अपनी पॉलिसीज़ को खुद चला सकता है। तो ऐसे स्टेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट यानी कि सोवर्जिन स्टेट कहते हैं। यानी कि नो डोमिनियन फॉर अदर नेशन, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। उसके बाद एक बात आता है कि UN और कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप है भारत के पास, क्या वो हमारे सोवर्जिनिटी को इफेक्ट करता है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर इंडिया अपने फेवर में कुछ काम करता है, किसी का मेंबर बनता है, जैसे कि UN का मेंबर है, कॉमनवेल्थ का मेंबर है, G20 का मेंबर है, तो ये जो है इंडिया अपने फेवर में काम कर रहा है, जिससे कि वो अपने लोगों को, अपने देश को और ज़्यादा बूस्ट कर सके। तो ऐसे सोवर्जिनिटी इफेक्ट नहीं होती है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि इंडिया में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव मिल करके आपके एक प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द नेशन या फिर हेड ऑफ द नेशन को चुनते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और हम लोग यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज करते हैं, कि मतलब इसका हुआ यही कि जो भी पर्सन 18 एबव है वो हमारे एलिजिबल हैं, किसके लिए, वोट के लिए, एलिजिबल हैं वोट के लिए, ओके।
उसके बाद हम लोग देखते हैं सम पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी की बात भी की जाती है, और हमारे यहाँ पीरियोडिक इलेक्शन भी होता है हर साल, हर 5 साल में एक बार, ये बात हम लोग याद रखेंगे। फिर इंडिया की बात की तो इंडिया रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। जैसे कि डेमोक्रेटिक एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक, याद रखिएगा आप लोग। तो जो मोनार्की होते हैं उसका हेड ऑफ द नेशन जो होता है वो होता है आपका हेरिडेटरी, मतलब कि वो वंशानुगत होता है, उसका कोई इलेक्शन नहीं होता, जैसे कि ब्रिटेन में किंग होते हैं, क्वीन होते हैं। बट इंडिया में जो हेड ऑफ द नेशन होता है, हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, वो हर साल हर साल कहते हैं, हर टेन्यूर वो इलेक्ट होता है। ओके, इस वजह से हमारा जो रिपब्लिक है कैसा है, इलेक्टेड है, इसलिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली होता है। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब गोल्स क्या है कि जो हम उसे पाना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लोग जस्टिस की बात करते हैं। तो जस्टिस हम लोग तीनों फॉर्म में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। जैसे कि सोशल में अगर बात कर लिए तो इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है ऑल सिटीजन को विदाउट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, उसके बाद अगर इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो एलिमिनेटिंग इक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, कि अगर कोई ज़्यादा अमीर है तो उसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कोई कम अमीर है तो उसे कम, ऐसा नहीं है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो और एक बात याद रखिएगा कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को मिला करके हम लोग कौन सा जस्टिस कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हुआ कि ऑल सिटीजन हैव द पॉलिटिकल राइट, जैसे कि एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वोट इन द गवर्नमेंट। मतलब कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक पर्सन है, उसका कास्ट अगर कुछ भी हो, ओके, या फिर उसकी इनकम कुछ भी हो, अगर उसका वोट का वैल्यू एक है, और एक पर्सन ऐसा है जिसकी कास्ट अगर कोई छोटी कास्ट का है और उसकी इनकम बहुत ही कम है, तो उसका भी वोट का वैल्यू एक ही है। मतलब कि यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात, सबसे जब पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, और यही पॉलिटिकल इक्वलिटी भी होती है। ये बात हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिबर्टी, जो कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर हम लोग ये बात करें तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, और ये जो है लिबर्टी वर्ड जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया, ठीक है। लिबर्टी लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। इक्वालिटी का मतलब होता है कि इक्वालिटी भी हम लोग हर तरीके से बात करते हैं कि हर पर्सन को एक जैसा इक्वल ट्रीट करना है, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। मतलब कि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, तो सब एक साथ मिलके एक इंडिया को फॉर्म करते हैं, और किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडिया को छोड़ के जा सके। ओके, उसके बाद देखिए लिबर्टी की हमने बात की, जैसे कि अब्सेंस ऑफ फ्रीडम का मतलब जिसका होता है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल कहीं भी इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद देखिए अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में विश्वास रख सकते हैं और किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, और ये आपके अधिकार को कोई दूसरा पर्सन या गवर्नमेंट आपको उसको रिस्ट्रेन यानी कि रोक नहीं सकती है। ओके, तो ये था हमारा लिबर्टी का। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन। मतलब कि किसी भी पर्सन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेज ना दिया जाए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात करते हैं कि हर पर्सन का जो है स्टेटस इक्वल है, और हर पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब कि कोई अगर एक ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा हो, और एक ऐसा पर्सन जिसकी इनकम काफ़ी कम हो, तो दोनों को गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का सिलेक्शन हो रहा है, एक का सिलेक्शन नहीं हो रहा। स्टेटस की बात करें जाए तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई होटल जा रहा है तो वहाँ पे गरीब को घुसने नहीं दिया जा रहा, अमीर को घुसने दिया जा रहा है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग अगर डायमेंशनल ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं तो वही सिविक यानी कि पॉलिटिकल, मतलब सिविल कह सकते हैं, और आप इसको सोशल, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स 14 to 18 में कवर किए जाते हैं। जैसे 14 है हमारा राइट टू इक्वलिटी, ओके,
उसके बाद 15 है, किसी भी पर्सन को आप उसके जाति धर्म लिंग उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। 16 है हमारा, किसी भी पर्सन को जाति धर्म लिंग आधार के रूप में आप उसको गवर्नमेंट मतलब पब्लिक ऑफिसेस से दूर नहीं रख सकते। उसके बाद अगर 17 में बात करें तो अबॉलिशन है अनटचेबिलिटी का। 18 में आपका अबॉलिशन है टाइटल्स का। तो क्योंकि टाइटल्स भी हमारे काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं अनजस्ट थे, मतलब किसी का टाइटल था श्री राय बहादुर, जमींदार लोग के टाइटल काफ़ी ऊंचे हुआ करते थे, जो कि एक समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन का काम करता था। उसके बाद अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 325, 326, 325 कहता है कि नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल फॉर द इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट। ओके, इसका मतलब कि कोई भी पर्सन को उसके इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स के रूप में जो है इंडिया के गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रोल उसको किया जा सकता है, मतलब को चुनाव दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद 326 कहता है इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली टू बी एज द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। वही जो मैंने एडल्ट सफरेज बनाया कि जो 18 साल से प्लस के होंगे वो उनका इलेक्शन किया, वो इलेक्शन मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग फ्रेटर्निटी की बात करें तो फ्रेटर्निटी का मतलब मैंने बताया था सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं इंडिया की इंटीग्रिटी, मैंने बताया कि 28 स्टेट्स हैं, 10 यूटी हैं, तो सब मिलके एक इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जो कि इंडिया की एक इंटीग्रिटी, एक यूनिट का पार्ट है। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ कुछ बातें हुई थी, कुछ कुछ केस हुआ था जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बेरूबाड़ी यूनियन 1960 में केस होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों कि जब सबसे पहले क्या होता है कि हमारा सारा आर्टिकल्स बन जाता है, सब शेड्यूल्स बन जाते हैं, तो लास्ट में प्रियम्बल को जोड़ा जाता है। तो इसी कारण से 1960 में ये बोला गया था केस में कि बेरूबाड़ी यूनियन में कि प्रियम्बल जो है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट इन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 1973 में हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस में बदला और इसे कहा कि ये पार्ट है। ठीक है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में ये कहा गया कि पार्ट तो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इसकी एक बात सॉरी, ये कहा गया कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है मतलब कि आप इसे हटा नहीं सकते। ठीक है, और केशवानंद भारती में एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया था, उसका कहना था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कि इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है। इसको अगर आप हटाते हो, जैसे कि 1960 में कहा गया था कि ये पार्ट नहीं है, अगर आप इसको हटाते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है वो एक तरीके से वैलिड नहीं रहेगा, तो ये कहा गया था। उसके बाद देखिए मैंने बताया ना कि 1973 में बेसिक फीचर्स की बात की गई थी। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में इसमें 3 वर्ड को जोड़े गए थे। कौन कौन वर्ड थे? सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले इसमें कौन सा वर्ड जोड़ा गया था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हमारे जोड़े गए थे। ठीक है, तो सोशलिस्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकुलर, ये जोड़े गए थे, फिर एक जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। अब प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, तो प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्रियम्बल जो है आपका सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि आत्मा है एक तरीके का। ठीक है, और ये पूरा का बेसिक फिलोसफी देता है कि हमारा फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके का समरी क्या है, गिस्ट क्या है। उसके बाद विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थे उसका विजन क्या है। उसके बाद डिसम्बर कहता है
डिक्लेरेशन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस और बेस्ड, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि ये किस पे बेस्ड है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, जो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होती है, कुछ कुछ टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, जहाँ पे लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव को ना चुन के डायरेक्ट, मतलब वहाँ के हेड ऑफ द नेशन या पीएम को चुनते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड आपका एक एग्जाम्पल है। एक होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि जहाँ लेजिस्लेशन रेफर्ड फॉर द इलेक्शन सेटलमेंट बाय द डायरेक्ट वोट, यानी कि लोग वहाँ डायरेक्ट वोट देते हैं। उसके बाद होता है रिकॉल, ये भी एक टाइप का जो है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। उसके बाद एक होता है इनिशिएटिव, एक होता है प्लेबिस्किट। तो आप ये बात याद रखिएगा कि, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होता है जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं पीपल को और सुप्रीम पावर को होते हैं, जैसे कि हम लोग के इंडिया का केस हुआ। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो पार्ट होते हैं, एक पार्लियामेंट्री एंड एक प्रेसिडेंशियल। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में देख चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।